नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र आशीष कुमार कोस्टा अपने YouTube चैनल फ्यूचर जोन जबलपुर में आपका स्वागत करता हूं। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से हमने जीएस की जो सीरीज़ स्टार्ट की थी, उसमें इंडियन हिस्ट्री का एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। अब ये साइंस की सीरीज़ भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि कई एग्ज़ाम ऐसे हैं जिसमें साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए साइंस में जो बेसिक चीज़ें हैं, देखिए सबसे पहले विज्ञान की शाखाएँ हैं। तो कुछ विज्ञान की स्पेशली जो शाखाएं हैं उसका हम अध्ययन करते हैं। जैसे ध्वनि से संबंधित है, एकाउटिस होती है, एनाटॉमी। एनाटॉमी इम्पोर्टेंट है। यह जीव विज्ञान की शाखा है जो शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित, हमारे शरीर की जो आंतरिक संरचना है उसका जो अध्ययन किया जाता है वो एनाटॉमी में किया जाता है। फिर एंथ्रोपोलॉजी है। एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान है और मनुष्य के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का इसमें अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्र, इसमें नक्षत्रों का जो विभिन्न नक्षत्र हैं इनका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे ज्योतिषशास्त्र भी कहते हैं। फिर है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी खगोल पिंडों का इसमें हम अध्ययन करते हैं। जो खगोलीय पिंड हैं, जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तारे हैं, इनका हम इसमें एस्ट्रोनॉमी में अध्ययन करते हैं। इसके बाद एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स में वायुयान संबंधी तथ्यों का अध्ययन होता है। फिर एग्रोस्टोलॉजी में घास संबंधी अध्ययन की विज्ञान की शाखा है। फिर आर्बरिकल्चर में वृक्षों के उत्पादन संबंधी अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी पुरातत्व विज्ञान संबंधी अध्ययन की शाखा है। आर्कियोलॉजी में जो प्राचीन स्मारक हैं उनका अध्ययन किया जाता है। इसके पश्चात बायोकेमिस्ट्री में जीव शरीर की रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन का विज्ञान है ये। और लास्ट में बायोमेट्री में गणितीय विधियों के द्वारा जंतुओं के अध्ययन संबंधी विज्ञान है। तो बायोमेट्री में गणितीय क्रियाओं का उपयोग किया जाता है जीवों के शरीर के अध्ययन के संबंध में। इसके पश्चात इसी सीरीज में देखिए आगे बायोकेमिस्ट्री अभी हमने देखी थी। बायोफिजिक्स, इसमें बायोफिजिक्स में जीवों के शरीर में होने वाली विभिन्न भौतिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। बायोकेमिस्ट्री में जीवों के शरीर की रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जा रहा था और बायोफिजिक्स में भौतिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। फिर बॉटनी, तो बॉटनी से आप सभी परिचित हैं। यह जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वनस्पतियों का व्यापक अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है सेरेमिक टेक्नोलॉजी, वह शाखा है जो चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार कर, सेरेमिक मतलब चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं और सेरेमिक्स मतलब ये चीनी की मिट्टी के बर्तन संबंधी विज्ञान का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसके बाद कीमोथेरेपी है। इसमें रासायनिक यौगिकों से उपचार किया जाता है। वास्तविकता में ये कैंसर के उपचार से संबंधित है, जिसमें कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं उनके प्रयोग से और कोबाल्ट-60 जैसे पदार्थों के प्रयोग से विभिन्न बीमारियों का कैसे उपचार किया जाता है। इसके बाद कॉस्मोलॉजी है। कॉस्मोलॉजी ये ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली विज्ञान की एक शाखा है। फिर क्रायोजेनिक है। यह निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रणों का अध्ययन करने वाली शाखा है। क्रायोजेनिक मतलब होता है कि निम्न ताप का अध्ययन करने वाला विज्ञान। इसके पश्चात है कैलिस्थेनिक, शारीरिक सौंदर्य एवं शक्तिवर्धक व्यायाम की विधियों संबंधी ज्ञान का इसमें अध्ययन होता है। इसके बाद है कांकोलॉजी। कांकोलॉजी के अंतर्गत शंख मोलस्का विज्ञान का अध्ययन होता है। फिर कॉस्मोगॉनी, इसके अंतर्गत कॉस्मोगॉनी में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत का अध्ययन होता है। फिर कॉस्मोग्राफी में विश्व रचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। फिर क्रिप्टोग्राफी में जो गूढ़ लिपियां हैं उनके उनके पाठन का अध्ययन होता है। फिर इकोलॉजी में वनस्पति तथा प्राणियों के पर्यावरण या प्रकृति से संबंधों का अध्ययन किया जाता है। एक्चुअली में इकोलॉजी एक सिस्टम होता है जहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो, और वहाँ का जो पर्यावरण होता है वो इकोलॉजी सिस्टम बनता है, इसमें सभी का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों के का अध्ययन किया जाता है। एपिडेमोलॉजी में महामारी, एपिडेमिक, जैसे अभी कोरोना बीमारी चल रही है तो महामारी और उसके उपचार से संबंधित एपिडेमियोलॉजी है। एक्स बायोलॉजी में पृथ्वी
को छोड़कर अन्य ग्रहों उपग्रहों पर जीवन की संभावना का अध्ययन किया जाता है एस्थेटिक्स। इसके अंतर्गत सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन होता है। फिर एपिग्राफी है, एपिग्राफी में शिलालेख का अध्ययन किया जाता है। ये आपके पुरातत्व विज्ञान से ही संबंधित है। इसके बाद एथनोग्राफी में मानव जाति का अध्ययन होता है। और सबसे लास्ट में यहाँ है इथोलॉजी। इथोलॉजी में प्राणियों के आचार एवं व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसके पश्चात जियोलॉजी। जियोलॉजी में भूगर्भ का अध्ययन किया जाता है। जीरोंटोलॉजी तो वृद्धावस्था से संबंधित है। ये काफ़ी एग्जाम में दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं, जियोलॉजी और जीरोंटोलॉजी, तो ये आपको मालूम होना ज़रूरी है। इसके पश्चात नेक्स्ट है जीनोकोलॉजी। इसके अंतर्गत जीवों की जातियों के विभेदों का अध्ययन होता है। जियोडेसी। जियोडेसी के अंतर्गत भूगणित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जियो मेडिसिन के अंतर्गत यह औषधि शास्त्र की वह शाखा है जो जलवायु तथा वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करती है। फिर हॉर्टिकल्चर है, तो ये महत्वपूर्ण है। हॉर्टिकल्चर में फल फूल साग सब्जी उगाने, बाग लगाने, पुष्प उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। फिर हाइड्रोपैथी है, तो हाइड्रोपैथी में देखिए पानी के द्वारा, ये महत्वपूर्ण है, पानी के द्वारा रोगों की चिकित्सा का अध्ययन होता है। फिर हाइजीन है, हाइजीन स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला, ये स्वास्थ्य विज्ञान संबंधी। होलोग्राफी, इसमें लेज़र पुंज की सहायता से त्रिभुमी चित्र बनाने संबंधी विधियों का अध्ययन किया जाता है। होरोलॉजी समय को मापने वाला विज्ञान है। हीलियोथेरेपी, यह हीलियोथेरेपी में सूर्य के प्रकाश से चिकित्सा संबंधी अध्ययन किया जाता है। फिर हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स में जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स में द्रव स्थैतिक का अध्ययन होता है। हिप्नोलॉजी। हिप्नोलॉजी में नींद का अध्ययन होता है। कैलोलॉजी, ये भी कई एग्जाम में पूछी जाती है। कैलोलॉजी में मानव सुंदरता का अध्ययन किया जाता है। लेक्सिकोग्राफी में शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला का अध्ययन किया जाता है। मैमोग्राफी में स्त्रियों के ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाली चिकित्सा संबंधी अध्ययन किया जाता है। फिर मीट्रियोलॉजी में मौसम संबंधी दशाओं का अध्ययन किया जाता है। मार्फोलॉजी में पृथ्वी में पाए जाने वाले प्राणियों और पौधों की संरचना, लूप आदि का अध्ययन किया जाता है। न्यूमेरोलॉजी, इसमें अंकों का, न्यूमेरोलॉजी में अंकों का अध्ययन किया जाता है। फिर न्यूमिस्मेटिक्स में पुराने सिक्कों का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। न्यूमिस्मेटिक्स में पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र, मानव तंत्रिका तंत्र एवं उसमें परेशानी और उपचारों का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोग्राफी, इसमें दांत का अध्ययन किया जाता है। ऑप्टिक्स में प्रकाश के प्रकार एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है। इसके पश्चात ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। और ऑस्टियोलॉजी में प्राणी विज्ञान में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण इसकी शाखाएं हैं। इसके पश्चात देखिए फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। सिस्मोलॉजी में भूकंपों का अध्ययन किया जाता है और इसमें जो स्केल यूज किया जाता है उसको रेक्टर पैमाना कहते हैं। सेलिनोलॉजी में चंद्रमा के आकार के संबंध में, आकार और गति के संबंध में अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर जो है ये रेशम के कीड़ों के पालन और उसके उत्पादन संबंधित। इस पे ये अभी से हमने जो स्टार्टिंग की है ये सब बहुत महत्वपूर्ण है पॉइंट, और ये एग्ज़ाम में आपके सीधे सीधे क्वेश्चन में आते हैं। स्पेस बायोलॉजी में अंतरिक्ष में जीवों होने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद टेलीपैथी, इसमें मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। इसके पश्चात यूरोलॉजी, यूरोलॉजी में मूत्र मार्ग एवं उसमें उत्पन्न होने वाले विकारों का अध्ययन किया जाता है। ये प्रमुख विज्ञान की शाखाएं थी। इसके पश्चात हम देखेंगे कौन कौन से यंत्र हैं, उनका क्या क्या कार्य है। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले अमीटर है, अल्टीमीटर है। ये ऊंचाई का मापन करता है, इसका उपयोग विमानों में किया जाता है। एमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। एनीमोमीटर से वायु के बल तथा गति को मापा जाता है, वायु की दिशा भी बताता है। फिर ऑडियोमीटर, ये ध्वनि की तीव्रता बताता है। ऑडियोफोन, इसका उपयोग सुनने में किया जाता है। एरोमीटर, यह
वायु और गैसों के घनत्व का अध्ययन कराता है। एक्टिनोमीटर विद्युत चुंबकीय विकिरण की तीव्रता का मापन किया जाता है। एक्यूमुलेटर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने वाला द्वितीय शैल एक बैटरी होती है। बैरोग्राफ जो है ये वायुमंडल के दाब में होने वाली परिवर्तनों का मापन करता है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर इसका उपयोग विद्युत आवेश मापन के लिए होता है। इसके बाद है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर वायुदाब के मापने में काम आता है। अच्छा, बैरोग्राफ और बैरोमीटर दोनों ये कॉमन है, तो इसको एक समझ लीजिए। बैरोमीटर से हम मापन करेंगे वायुदाब का, और ग्राफ से चूँकि परिवर्तन दिखाते हैं तो बैरोग्राफ जो है वो वायुदाब के परिवर्तन दिखाए। मीटर से आप मान के चलिए कि बैरोमीटर है, तो मीटर से मापन करेंगे तो वायुदाब का मापन बैरोमीटर में होगा, और बैरोग्राफ जो है वो वायुदाब में होने वाली परिवर्तन को दिखाता है। मतलब ये उससे एक एडवांस है, मीटर से मापन करेगा और वो उसको सूचित करेगा, तो उससे ग्राफ की प्लॉटिंग होती है। फिर बर्नियर कैलिपर से, तो बेलनाकार वस्तुओं को हम इससे अंदर और बाहर के व्यास को माप सकते हैं। कैलोरीमीटर है, इससे ऊष्मा की माप की जाती है। कार्डियोग्राम से हृदय की गति की जांच की जाती है। तो ये महत्वपूर्ण उपकरण है जिनका प्रयोग हमारे द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात है कंपास या नीडल से दिशाओं का ज्ञान होता है। कार्बोरेटर में जो संचालन जो होता है, जो पेट्रोल या ईंधन का जो दहन होता है वो कार्बोरेटर के अंदर होता है। कार्बोरेटर के अंदर पेट्रोल इंजनों में पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। क्रोनोमीटर जो है ये घड़ी होती है जो जलयान में लगी होती है, उससे सही समय का पता चलता है। कैस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि का मापन किया जाता है। साइक्लोट्रॉन से आवेशित कण जैसे प्रोटॉन को त्वरित किया जाता है। कंप्यूटर ये गणितीय इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक व्यवस्था है। सिनेमेटोग्राफ इससे छोटी फिल्मों को बड़ा करके पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात डायनोमीटर है, तो यह विद्युत शक्ति को मापता है। इसके पश्चात डायलिसिस है, यह चिकित्सा विज्ञान की विधि होती है, और इसमें किसी भी व्यक्ति जिसके की किडनीज फेल हो जाती हैं तो वो डायलिसिस किया जाता है, जिसके शरीर में जितने भी अवशिष्ट पदार्थ इकट्ठे हुए हैं वो बाहर निकल जाए। इसके पश्चात है डायनेमो। तो यहाँ से महत्वपूर्ण स्टार्ट हो रहे हैं। डायनेमो क्या है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो डायनेमो, अगर जिसको नहीं मालूम है तो डायनेमो के बारे में आप ये समझ सकते हैं कि पुराने ज़माने में जब लाइट कम थी और साइकिलों का प्रचलन ज़्यादा था, तो साइकिलों में ब्रेक के साथ में कुछ युक्ति ऐसी सेट रहती थी जिसमें कि सामने एक छोटे सा लाइट टॉर्च नुमा लाइट लगी रहती थी, और पीछे वो सेल के द्वारा या डायनेमो के द्वारा जुड़ी होती थी। तो जैसे ही व्यक्ति ब्रेक लगाता था या घंटी बजाता था, कुछ ऐसी प्रोसीजर रहती थी अलग अलग प्रोडक्ट में, तो वो जब चक्के में जो टच हो जाता था तो सामने लाइट उससे जलने लगती थी, वहाँ से उसको जो एनर्जी मिलती थी उससे सामने की लाइट जलने लगती थी। इस प्रकार इंडोस्कोप जो है ये शरीर के अंदर के अंगों को देखने के काम में आता है। अब यहाँ महत्वपूर्ण आ गया फैदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापा जाता है। फिर गाइगर मूलर काउंटर है, रेडिएक्टिव के विकिरण की इसका अध्ययन किया जाता है। फिर हाइड्रोमीटर है, द्रवों का अपेक्षिक घनत्व इसमें ज्ञात करते हैं कि किसका घनत्व ज़्यादा है किसका कम है। फिर हाइड्रोफोन है, तो इससे पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना की जाती है। उसके बाद हाइड्रोस्कोप है, ये वायुमंडल की आर्द्रता में परिवर्तन को दिखाता है। इसके अलावा कीमोग्राफ है, कीमोग्राफ यह है रक्तचाप, हृदय स्पंदन आदि शारीरिक गतिविधियों के परिवर्तन का ग्राफ बनाता है। इसके बाद लैक्टोमीटर यह दूध की शुद्धता का मापन करता है। और सबसे लास्ट में लेज़र है, तो लेज़र के बारे में थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। लेज़र का फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ सकते हैं। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन लेज़र, यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें विकिरण के प्रेरित उत्सर्जन द्वारा एक वर्णीय प्रकाश प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात तड़े चालक है, तो तड़े चालक सभी ने देखा है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में कुछ त्रिशूल में आकृति होती है और एक तार से द्वारा उसका कनेक्शन नीचे होता है। तो जब भी उस इमारत के आसपास अगर बिजली गिरती है तो वो उस तड़े चालक से होकर सीधे
ज़मीन पर पहुंच जाती है, इमारत नष्ट होने से बच जाती है। इसके बाद दाब मापी, इसमें गैसों का दाब मापा जाता है। मैक मीटर में वायु की गति, वायु यंत्र, यह यंत्र वायु की गति को ध्वनि की गति के पदों में मापता है। मैक मीटर ध्वनि की गति के बेस पे काउंटिंग करता है। इसके पश्चात है मेजर, इसका पूरा नाम है माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। यह शक्तिशाली एक वर्णी एवं कला संबंधी माइक्रो तरंग किरण पुंज मापने की प्राप्त करने की युक्ति है। फिर माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदों में परिवर्तन करता है, मतलब ये साउंड सिस्टम से जुड़ा होता है जो कि किसी व्यक्ति की आवाज़ को बहुत दूर तक पहुंचा देता है। सूक्ष्मदर्शी है, बहुत सूक्ष्म वस्तुओं के इसमें अध्ययन किया जाता है। माइक्रोमीटर, ये बहुत छोटी व्यास वाली वस्तुओं को के मापन में यूज़ किया जाता है। फिर ओडोमीटर है। ओडोमीटर जो कि चक्कर मापी होता है, जो कि सभी की गाड़ियों में लगा होता है, जिससे कि गाड़ी की स्पीड का अध्ययन किया जाता है। फिर ओम मीटर है, इससे विद्युत का प्रतिरोध मापा जाता है। ओंडोमीटर है, इससे विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापा जाता है। पेरिस्कोप है, पेरिस्कोप से पनडुब्बी पानी के अंदर होने पर पेरिस्कोप की सहायता से पानी की सतह का अवलोकन किया जाता है। इसके पश्चात पायरोमीटर, यह उच्च तापों को मापने का यंत्र है, जैसे सूर्य का ताप, उच्च ताप जो है वो पायरोमीटर की सहायता से मापे जाते हैं। फोटोमीटर दीप्ति शक्ति मापन के लिए प्रयोग किया जाता है, यह प्रकाश मापी यंत्र है। फिर इसके पश्चात पॉलीग्राफ, तो ये लाइट डिटेक्टर के रूप में इसको यूज किया जाता है। एक साथ कई शारीरिक क्रियाओं को रिकॉर्ड करता है, जैसे हृदय स्पंदन, रक्तचाप, श्वसन आदि। इसके आधार पर यह डिसीजन निकालते हैं कि व्यक्ति सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। इसके पश्चात लास्ट है राडार। तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त रूप है, और इसके द्वारा वायुयान की दिशा और दूरी का मापन किया जाता है। इसके पश्चात देखते हैं हम रेडियो माइक्रोमीटर। तो रेडियो माइक्रोमीटर का उपयोग ऊष्मीय विकिरणों को मापन में किया जाता है। रेडिएटर का उपयोग गाड़ियों और कारों के इंजन को ठंडा करने के लिए किया जाता है। रेडियोमीटर का उपयोग विकिरण ऊर्जा की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। सेस्मोग्राफ जो है ये भूकंप के झटकों का मापन करता है, और इसमें रेक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात है स्पीडोमीटर से मोटर गाड़ियों की गति मापी जाती है। स्पेक्ट्रोमीटर से स्पेक्ट्रमों का अध्ययन किया जाता है। स्फिग्नोमीटर से धमनियों में रक्त दाब की तीव्रता का मापन किया जाता है। तो जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो स्फिग्नोमीटर से मापा जाता है, जिसके कि दो सिरे दोनों कानों में डॉक्टर के पास होता है, और एक सिरे से वो हृदय की रक्तचाप को सुनता है। ये डॉक्टर सामने अपने टांगे होते हैं, नॉर्मली जैसे टाई के जैसे सामने टंगा होता है। इसके पश्चात है स्पेक्ट्रोस्कोप। तो स्पेक्ट्रम देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप डॉक्टरों द्वारा इसका प्रयोग डॉक्टरों द्वारा फेफड़ों तथा हृदय की धड़कनों ध्वनि को सुनने, उनकी व्याख्या करने के लिए किया जाता है। स्फिग्नोमीटर, और इसमें थोड़ा सा चेंज एक्चुअली में मैंने जो स्फिग्नोमीटर के बारे में बताया है, तो वो एक्चुअली में स्टेथोस्कोप है जो डॉक्टर जो यंत्र का यूज करते हैं अपने साथ में, और स्फिग्नोमीटर जो अलग है। स्फिग्नोमीटर मतलब ध्वनियों में रक्तदाब की तीव्रता का अध्ययन किया जाता है। स्टेथोस्कोप जो है ये डॉक्टर का आला इसको कहा जाता है। इसके बाद है टैकोमीटर। शाफ्ट की गति वायुयान और मोटर बोट में लगी हुई शाफ्ट घूर्णन गति मापी जाती है। वायुयान और मोटर बोट में संबंधी घूर्णन गति के अध्ययन के लिए टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद थर्मोस्टेट है। तो ऊष्मा आपूर्ति पर नियंत्रण करके किसी वस्तु या पदार्थ का तापमान इससे नियत किया जाता है, मतलब थर्मोस्टेट मतलब तापमान नियत करने का यंत्र होता है। फिर ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर का उपयोग है कम या अधिक वोल्टेज की एसी को अधिक या कम वोल्ट की एसी में बदला जाता है, मतलब इसमें
वोल्टेज में चेंज हो जाता है, एसी धारा के वोल्टेज में चेंज हो जाता है। यह अपचाई एवं उपचाई दो प्रकार का होता है। फिर उसके बाद टेली प्रिंटर है, तो यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर टाइप किए हुए समाचार भेजता है और उसका अभिग्रहण भी करता है। फिर ट्रांसपोंडर है, तो ट्रांसपोंडर का उपयोग संकेत को ग्रहण करना है और उसके उत्तर को प्रेषित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके पश्चात वेंचुरीमीटर, द्रव के प्रवाह की दर को ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वर्नियर, यह एक पैमाना है जो किसी बड़े पैमाने के साथ लगाया जाता है। इससे बड़े पैमाने के एक छोटे भाग के सूक्ष्म अंश को भी मापा जा सकता है। विस्कोमीटर, ये सबसे महत्वपूर्ण है। विस्कोमीटर, इससे द्रवों की शांतता का अध्ययन किया जाता है। इसके पश्चात कुछ और, वोल्टमीटर से विद्युत दो बिंदुओं के बीच में विद्युत विभवांतर का मापन किया जाता है। और वाट मीटर, ये विद्युत स्रोत की शक्ति को मापन करता है। तो इस प्रकार ये प्रमुख हमारे स्रोत हैं और प्रमुख हमारे वैदिक मतलब प्रमुख हमारे उपकरण थे और उनके उपयोग थे। अब आविष्कार और आविष्कारक है, तो ये भी स्टेट के छोटे एग्ज़ाम जो होते हैं जैसे कांस्टेबल है, इनमें और पटवारी वगैरह में इनसे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इसमें हम जो महत्वपूर्ण है वही चीज़ देखेंगे। जैसे सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, तो इसका आविष्कारक जो हैं वो हैं डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग, ब्रिटेन के, ये महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात आपका एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, तो विल्हेम के रॉन्टजन के नाम से आप याद रखिए। फिर कताई मशीन का आविष्कार किसने किया, तो कताई मशीन का आविष्कार किसने किया था, सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया था। कताई जेनी का आविष्कार किसने किया, तो जेम्स हारग्रीव्स ने किया। इसके पश्चात कार का आविष्कारक कौन है, तो कार का आविष्कारक है कार्ल बेंज। इसके पश्चात गैल्वेनोमीटर का आविष्कारक कौन है, तो आंद्र मेरी एम्पियर। गैल्वेनोमीटर का आविष्कार किसने किया था, आंद्र मेरी एम्पियर ने। इसके पश्चात टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है, तो ग्राहम बेल ने किया है। फिर ट्रांजिस्टर और ट्रांसफार्मर, ये देखिए ट्रांजिस्टर का आविष्कारक है बार्डीन शॉकली एवं बैटाइन, और ट्रांसफार्मर के आविष्कारक है माइकल फैराडे। डायनामो के आविष्कारक हैं हाइपोल्ट पिक्सी। इसके पश्चात तड़क चालक के आविष्कारक हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। दूरबीन के आविष्कारक है हैंस लिपट्से। द्विफोकसी लेंस के आविष्कारक हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। पावर लूम के आविष्कारक ही कार्टराइट। फाउंटेन पेन के आविष्कारक हैं वाटरमैन। फोटोग्राफी के आविष्कारक हैं J.N. निप्स। भाप के इंजन के आविष्कारक जेम्स वॉट हैं। माइक्रोफोन के आविष्कारक हैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो ये महत्वपूर्ण आविष्कारक हो गए। कुछ और आविष्कारक अभी हमारे सामने हैं, जैसे मुद्रा यंत्र के आविष्कारक हैं रिचर्ड हो। मोटरसाइकिल के आविष्कारक हैं जी डैमलर कॉन्टाउंट के। रबर के आविष्कारक हैं डनलप रबर कंपनी। और टायर रबर के आविष्कारक हैं थीम्स हॉनकॉक। इसी प्रकार रडार के आविष्कारक हैं A.L. टेलर। लाउड स्पीकर के आविष्कारक हैं हॉरस शॉर्ट। वाइन के आविष्कारक हैं राइट ब्रदर्स। विद्युत चुंबक के विलियम स्टर्जन। सिलाई मशीन के आविष्कारक हैं बर्थलमी थिमोनियर। इसके पश्चात हेलीकॉप्टर के आविष्कारक हैं अटीन ओ मिशेल। तो ये प्रमुख आविष्कारक के बाद हैं प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान। तो